हेलो एवरीवन। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स 3 होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा। यह ब्लड का एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, जिसका 90% कॉम्पोजिशन जो है वो वाटर है और बाकी की 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है वो है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। आरबीसी, जिनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स का भी एक नाम दिया जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के रेड कलर की वजह से उनका नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, जिसका मेजर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। वहीं जो व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जिनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने में या हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स हमें ज्यादातर सुनने को मिलता है, जो डेंगू के मरीज हैं उनमें कहते हैं कि प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो गई है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है, वहां पे इमीडिएट एक्शन के लिए प्लेटलेट्स काम में आता है। हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब हल्का येलो पेल कलर का ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा। इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है ब्लड का, और it consists of water up to 90% and organic and inorganic substances up to 10%. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस तरह से हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो ट्रू मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूड्स ऑफ प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, यूरिया, हार्मोन्स। डिसॉल्व्ड गैसेस भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ही पार्ट है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एंटीबॉडीज बॉडी में पाए जाते हैं या ब्लड में जो मिलते हैं, वो जनरली प्लाज्मा के अंदर होते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि जो डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, और एंजाइम्स। Corpuscles form the living part of blood and it constitutes of about 40% the total blood। यानी कि जो टोटल ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में, उसका सिर्फ 40% हमारी कॉर्पसल्स ही कवर करती हैं। कॉर्पसल्स में सबसे पहले आते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स का भी नाम दिया जाता है। साइड्स पे जैसे आप देख सकते हैं, इसका सरफेस व्यू दिया हुआ है जो सर्कुलर होता है, और साइड व्यू इसका एक बीन की तरह से बीन शेप्ड होगा, थोड़ा ग्राउंड नट की तरह दिखेगा साइड व्यू। एरिथ्रोसाइट्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनमें है, फर्स्ट वन इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज स्टोर्ड इन स्प्लीन which serves as a blood bank of the body। क्योंकि 24 आवर्स में मिलियंस ऑफ आरबीसीज बनते हैं, और जो आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन है वो है तकरीबन 120 दिन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 months। आयरन एंड प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, and vitamin B12 and folic acid helps in their development। तो अगर कोई अनीमिक है या किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली किसकी वजह से है, जिसके अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। कॉर्पसल्स में नेक्स्ट हम बात करें
वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स की, तो इसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये लार्ज कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो काफी लार्ज होता है और ये कलरलेस होते हैं। इनका लाइफ स्पैन आरबीसी के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है और इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि नंबर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इंक्रीज हो जाते हैं जब कोई एक्यूट इन्फेक्शंस हो, लाइक न्यूमोनिया या कोल्ड है, यानी कि जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी उस टाइम पे बढ़ जाती है हमारी इन्फेक्शंस से बचने के लिए। तो जहां पे भी इम्यूनिटी का काम आएगा वहां पे WBCs अपना एक्टिव हो जाएंगे। White blood corpuscles also increases in number in blood cancer, that is leukemia. ब्लड कैंसर के दौरान क्या होता है कि हीमोग्लोबिन काफी हद तक आपका कम हो जाता है, लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या है वो बढ़ जाती है। 2 केसेस हैं जिनमें व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। फर्स्ट वन इज इन एक्यूट इन्फेक्शंस एंड सेकेंड वन इज इन ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। थर्ड केस में व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स डिक्रीज हो जाते हैं व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी। ब्लड का अगला मेजर कंपोनेंट है ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये ओवल या स्फेरिकल होते हैं शेप में और they are pieces of certain giant cells that are present in the bone marrow. बोन मैरो के अंदर जो कुछ जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स उनका ही एक पार्ट है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून को इकट्ठा होने में हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स। सपोज कोई इंजरी हो जाती है तो वहां से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां ब्लड को क्लॉट करने का काम ब्लड प्लेटलेट्स करेंगे। अगर हम बात करें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के मूवमेंट की, तो आरबीसीज जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं या एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है वो प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन। ये HB या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के दूसरे टिश्यूज में आगे भेजता है या आगे रिस्पॉन्ड देता है, जिसको रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स के बाद वो सीधा आगे टिश्यूज तक जाती है, जो आगे हर एक सेल पूरी बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचती है, जिसको रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। एक एवरेज ह्यूमन में ब्लड की कॉम्पोजिशन आगे इस तरह से दी है। मेल्स में 14 to 15% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और एक ये हेल्दी ह्यूमंस की बात हो रही है, यानी कि इन एवरेज इतना परसेंट हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मेल्स में 14 to 15% और फीमेल्स में 13 to 14% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर इस लिमिट से कम ब्लड है तो उसको अनीमिक माना जाता है। ब्लड एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर 4 हेमीग्रुप्स होते हैं और एक प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है। ग्लोब्यूलिन के अंदर इकट्ठे ही 140 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि ब्लड एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और इसके अंदर 4 हेमीग्रुप्स हैं। हर एक हेमोग्रुप में के अंदर एक आयरन का एटम होगा। तो आयरन की डेफिशिएंसी जिसको भी होती है उसको हम बोलते हैं कि वो अनीमिक है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे ओवरऑल रेस्पिरेशन पे असर पड़ता है। थैंक यू।